आप सभी का स्वागत है कोलकाता के हिंदी और उर्दू के सुप्रसिद्ध नाटक संस्थान लिटिल थिएटर द्वारा आयोजित रंग अड्डे के इस 11वें कड़ी में। रंग अड्डा तो जानते ही होंगे आप सब। लोग तो यहाँ रंगमंच को ही बड़े मुश्किल से जानते हैं। अब ये रंग अड्डा क्या है? रंगमंच की किसी की अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए और रंगमंच की समझ को बढ़ाने के लिए लिटिल थिएटर के वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक उमा झुनझुनवाला मैम और अजहर सर के उद्देश्य के अंतर्गत यह रंग अड्डा आयोजित होता रहता है। अच्छा, यानी हम रंगमंच के सभी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और आलोचकों के बारे में जान सके, इसीलिए यह रंग अड्डा आयोजित किया जाता है। हाँ, मगर इतनी सारी जान जिस माह में ये अड्डा आयोजित होता है उस माह के कुछ प्रसिद्ध रंगकर्मियों को चुनकर लिटिल थिएटर के कलाकारों के द्वारा इनके नाटकों के ऊपर आलेख, आलोचनाएं और उनके नाटकों के अंश का अभिनयात्मक पाठ होता है। जैसे कि इस महीने विलियम शेक्सपियर, मनु भंडारी, सैमुअल ब्रैकेट और निर्मल वर्मा जी को चुना गया है हमारे 11वें रंग। दुनिया एक रंगमंच है। सारे नर नारी अभिनेता अपने जीवन काल में कई किरदार निभाते हैं। दोष हमारे सितारों में नहीं, हम में है ब्रूटस, टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना। ऐसे महान विचार विश्व को देने वाले 16वीं शताब्दी के महान साहित्यकार, प्रसिद्ध नाटककार, कवि, काव्यात्मक विद्वान, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि और बार्ड ऑफ एवन के उपनाम से सुसज्जित 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रैटफोर्ड में जन्मे जॉन शेक्सपियर और मेरी हार्डन की तीसरी संतान व ज्येष्ठ पुत्र थे और एनी हैटन के पति है ये महान नाटककार विलियम शेक्सपियर। नमस्कार। आज अप्रैल की इस सुनहरी दोपहर में हम महान नाटककार विलियम शेक्सपियर को याद करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। ये इनको एक कुर्सी दे देना। ये रही कुर्सी। सन 1585 के लगभग शेक्सपियर लंदन गए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया। कुछ दिनों के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। उनकी रचनाएं न केवल अंग्रेजी जाति के लिए गौरव की बात है, वरन विश्व भर की भी अमर विभूति है। उनकी कल्पना जितनी प्रखर थी, उतनी ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। वे बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ विभिन्न शैलियों को छूने की कोशिश की। वो कौन है? यह श्रीमान एंटोनियो हैं। पब्लिशन की तरह लग रहा है। मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वो एक ईसाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उसके नीच सादगी के लिए उसे नफरत करता हूँ क्योंकि वो बिना किसी ब्याज के धन उधार देता है और जिस वजह से यहाँ वेनिस में ब्याज देने में गिरावट आ जाती है। अगर मैं उसे केवल एक बार अपनी खबर में ले सका तो मैं अपने पूरा हिसाब कर दूंगा। वो यहूदियों से नफरत करता है, यहाँ तक कि उस जगह पर जहाँ ज्यादातर व्यापारी एकत्रित होते हैं वो मेरा अभद्र मजाक उड़ाता रहता है। मेरी लेन देन की और अकलमंदी के साथ किए गए मेरे निवास से हुई मेरी गाड़ी कमाई की, जिससे कि वो प्याज कहता रहता है, निंदा करता है।
हमारी यहूदी के कौम का बुरापन होगा, लेकिन मैं उसे माफ करता हूँ। तो शायद तुम मुझे उधार दे दोगे ना? हाँ हाँ, मैं इस बात का विचार कर रहा हूँ कि मेरे पास नगर में कितना धन है। यदि मुझे सही सही याद पड़ता है तो 3000 डुकेट्स की समूची राशि तुरंत नहीं होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई जो कि एक धनवान यहूदी है, जिसे मैं जानता हूँ, मुझे नगद धन की आपूर्ति कर देगा। लेकिन ठहरो, तुम्हें कितने महीने का समय चाहिए? तुम्हारी कमी थी श्रीमान, हम अभी तुम्हारी बातें कर रहे हैं। शायद हालांकि मैंने ब्याज पर ना कभी उधार किसी को दिया है और ना कभी लिया है, लेकिन फिर भी मैं मेरे दोस्त की परिपक्व लालसा की पूर्ति के लिए अपनी इस आदत को तोड़ दूंगा। क्या उसके पास इतना धन है? हाँ हाँ आवश्यक है। हाँ, 3000 विकेट और मेरे आलेख का शीर्षक है साहित्य में स्त्रियों के बिखरते रंग मनु भंडारी। लेखन एक अनवरत यात्रा है जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही जिसकी अनिवार्यता है और शायद नियत है। हिंदी साहित्य सृजन में आधुनिक कहानी लेखन की प्रवर्तक मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1939 को मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, पर लेखन जगत में उन्होंने मनु नाम अपनाया। हिंदी जगत को अपनी बेबाक लेखनी से समृद्ध करने वाली मनु भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 1921 को हरियाणा में। उन्होंने एक कहानी यह भी जो मूलतः मनु भंडारी के जीवन का ब्यौरा है। इस माफ कीजिएगा, अभी आपने तिथि क्या बताई? मृत्यु की तिथि 15 नवंबर 1921 गलत है। 2021। हाँ, आपने 1921 कह दिया। इस आत्मकथा में उन्होंने अजमेर शहर में बिताए जीवन को बड़े स्पष्ट रूप में चित्रित किया है। वह आत्मकथा में कहती है, मैं अपने पिता से बहुत प्रेरित हुई हूँ और कॉलेज की शिक्षिका शीला अग्रवाल से साहित्यिक बीज मेरे जीवन में बोया। कहानी मनु भंडारी ने साहित्य जगत में मूलतः 3 विधा के माध्यम से लेखनी को आयाम दिया है: कहानी, उपन्यास और नाटक। उनकी 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुई है, जिसमें है एक प्लेट सलाद, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु। उनका उपन्यास है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जिन्होंने राजेंद्र यादव उनके पति और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा है, और महाभोज। और उनका नाटक है बिना दीवारों के घर। मनु भंडारी आधुनिक युग को स्पष्ट करते हुए कहती है कि सभी वस्तुओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में नए ढंग से देखना ही आधुनिकीकरण नहीं होता, बल्कि साहित्य में आधुनिक का आश्रय मनुष्य के अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म दबी भावनाओं का उजागर ही आधुनिकीकरण है। मनु भंडारी ने बिना दीवारों के घर नाटक में स्त्री और पुरुष के बीच उपजी गलतफहमी के माध्यम से टूटते दीवारें और नींव को प्रतिबिंबित किया है। यह नाटक स्त्री की मनोस्थिति को चित्रित करते हुए समाज को दर्शाती है कि जब स्त्री के लिए सभी चीजें असहनीय हो जाती है, तभी स्त्री प्रखर रूप ग्रहण करती है, किंतु उसकी प्रखरता कोरे पन्नों की तरह ना होकर खटकती हुई ज्वाला के समान होती है, जिसमें ना पानी काम आता है और ना ही किसी प्रकार की संवेदना। बिना दीवारों के घर नाटक में मुख्य पात्र के रूप में अजीत, शोभा, मीना, जयंत है। नाटक में मनु भंडारी ने जीजी को एक ऐसी स्त्री के रूप में चित्रित किया है जो सभी उलझे हुए सूत्र को पिरोने की कोशिश करती दिखती है। यह अजीत, शोभा, मीना और जयंत के ताने बाने से लिखा गया नाटक है। अजीत और शोभा पति पत्नी हैं। अजीत पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति का इंसान है जो जीजी से कहता है कि मैं अपनी शोभा को जानता हूँ क्योंकि शोभा अजीत में है, अर्थात वह स्वयं को शोभा का निर्माता समझता है। और मीना और जयंत पति पत्नी थे। जयंत के कुकर्म के कारण दोनों के संबंध में अलगाव होता है। जयंत और अजीत के बीच अच्छे संबंध है, जिसके कारण अजीत के घर में जयंत का आना जाना लगा रहता है। शोभा जयंत से इतनी घुल मिल जाती है कि
कि अलगाव के कारण मीना बाहर रहती है, पर कुछ दिनों के लिए मीना कलकत्ता आती है और शोभा से जिसकी दोस्ती हुई रहती है उसे आग्रह करती है कि वो उसके कार्यक्रम में आकर गीत गाए। शोभा जो मनमोहक गायक के साथ साथ कॉलेज की प्रोफेसर भी है। जयंत और शोभा आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि जयंत शोभा के हर कामों में मदद करता है, पर यही धीरे धीरे नजदीकियां अजीत के मन में शंका उत्पन्न करती है और यह शंका धीरे धीरे बुनियादी सच में बदलता चला जाता है, जिसके कारण आए दिन अजीत और शोभा के बीच द्वंद्व छिड़ते ही रहता है और अंत में शोभा घर छोड़ने का फैसला करती है, पर बच्चे के लिए वापस लौटना पड़ता है। और अंत में जब वह बच्चे को ले जाने की बात करती है तो अजीत साफ तौर पर इनकार करता है। यहाँ पर शोभा के माध्यम से मनु भंडारी ने एक औरत की कठोरता को दिखाया है और वो शोभा के माध्यम से कहलाती है कि ठीक है, जहाँ मैंने अपने भीतर की पत्नी को मारा है वहीं अपने भीतर की माँ को भी मैं मार दूंगी। एक स्त्री के लिए जीवन का अनमोल रत्न उसका परिवार होता है, वह उसकी स्थितियों के वश उसे त्याग भी कर सकती है। मनु भंडारी स्पष्ट तौर पर बताती है कि परिस्थितियों के वश में आकर एक औरत मरते हुए भी जीवित होकर समाज को दिखा सकती है। इस नाटक में उन्होंने शोभा के माध्यम से यह बखूबी और आजकल सोना बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा छुट्टी हो गई है। बुआ आंगन में बैठ के धूप खा रही हैं, 5 की कटोरी से तेल लगा रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस एक महीने में अन्य अवयवों के विकसित हो जाने के कारण उनकी जीभ सबसे अधिक सक्रिय और सजीव हो उठी है। तभी हाथ में फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से भागी उतरी। अरे क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज की कहा सुनी हो गई क्या आपकी? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है, पर पैसे के गुरूर पर मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है। पर काम उन नई नवेली बहुओं से होए कैसे? तो मैं जल्दी चली गई और हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं होता। अब घर में कोई बड़ा बुरा हो तो बता दे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी हंसते हंसते पेट ही फूल गया। चलो तो प्रणाम, और यहाँ पे जो सभी है उनको मेरा नमस्कार। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं दिखता। इन पंक्तियों में से मुक्तिबोध जीवन की सच्चाई की खोज में है, और वह लगातार अंधेरे की कविता में इसकी खोज करते नजर आते कि वैसे भी और उसी अंदाज से सैमुअल बेकेट अपने नाटकों में खोज करते नजर आते हैं। तनाव, द्वंद, समस्याएं, समाधान, खोज और भटकना आदि शब्दों के बीच व्यक्ति जब सत्य की खोज कर रहा होता है तो वह कुछ सैमुअल बेकेट जैसा दिखेगा। सैमुअल बेकेट के जीवन का खास हिस्सा पेरिस, फ्रांस में होता है। सैमुअल बेकेट ने 2 विश्व युद्धों की यंत्रणा को महसूस किया है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाली हलचल की खामोशी उनके नाटकों की आवाज बनी। ब्यूटीफुल गोडो और एंड गेम दोनों ही नाटक में कोई चीख है जो बेचैनी में तब्दील नजर आती है। कृष्ण बलदेव वैद्य के शब्दों महसूस होता है कि जिस गहराई से बेकेट ने मौन और शून्य को आकार अभिव्यक्त किया है उसके बाद कुछ और कहना या कहना संभव नहीं, जरूरी नहीं। सैमुअल वहां नजर आते हैं जहां मनुष्य तर्कों से कम अनुभवों से ज्यादा जीवन को जीता है।
सैमुअल की प्रसिद्ध उक्ति है, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। अर्थात जीवन में नाकाम होना जीवन को और बेहतर तरीके से जीने का अंदाज माना है सैमुअल ने। आज का मनुष्य असफलताओं से डरता है, निराशा में अपने को खत्म कर देता है, लेकिन सैमुअल उन असफलताओं और निराशाओं के बीच अपने लिए रोशनी की किरणें को खोज निकालता है। दुनिया मानती है कि अंधेरा है, लेकिन सैमुअल का मानना है कि रोशनी कहाँ है। वह समस्याओं का नहीं समाधान की ओर अग्रसर करते हैं, वहाँ अंधेरों के बीच रोशनी की बात करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य लिखते हैं कि उनकी दृष्टि में कलाकार की उपलब्धि, असली उपलब्धि उसकी नाकामी ही है। एंडगेम नाटक मूलतः आखिरी पड़ाव को शुरुआत का बीज मानता है। कृष्ण बलदेव वैद्य के शब्दों में एक किस्सा दर्ज करते हैं। सवाल उठाया जाता है कि गोडो आखिर कौन है। इसका जवाब बेकेट ने किसी को यह दिया था कि अगर उन्हें पता होता तो वो नाटक में ही बता देते। इस तरह बेटिस और गोडो नाटक गोडो के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन नाटककार गोडो कौन है इस प्रश्न का जवाब नहीं देते। इसी तरह उनके नाटक एंड गेम में भी एक उत्कट अभिलाषा जिसकी खोज में नाटक रचा गया है। दुनिया के बीच प्रकृति, समुद्र, मनुष्य, स्वतंत्रता और जिज्ञासा आदि सभी को सामने पेश ही नहीं करते, प्रश्न के साथ उत्तर की खोज में भी नजर आते हैं। एंड गेम नाटक का अन्वेषण इंसानी जज्बातों के बीच जीवन के उतार चढ़ाव रूपी ज्वारभाटा के बीच रचा गया है। सैमुअल बेकेट द्वारा रचित एंड गेम नाटक का अनुवाद कृष्ण बलदेव वैद्य और उमा झुंझुनवाला दोनों ने किया। दोनों नाटकों के बीच सब कुछ समान होते हुए भी एक दूसरे से इतर तथा एक दूसरे से इतर परिवेश की रचना करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य ने ही इन्हें 40 पात्र रचे, हेम, क्लोव, नील और प्लेग। हेम और क्लोव दोनों पुरुष पात्र है, दोनों के बीच राजा और दास जैसा संबंध नजर आता है, लेकिन दो अंदाज तथा नील और नेक बूढ़ी और बूढ़ा का पात्र। ये पात्र सैमुअल बेकेट के अनुकूल है, लेकिन भारतीय समाज में जी रहे उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग के पुरुष के बीच छोड़ने और साथ रहने के अंतर्द्वंद को यथार्थ रखने और वही मिला जुलने का भी प्रयत्न किया है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अव्यय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भारतीय और पश्चिमी की संस्कृति के अंतर्द्वंद पर गहनता एवं व्यापकता से विचार किया है। निर्मल वर्मा हिंदी लेखक, उपन्यासकार, कार्यकर्ता, पत्रकार और अनुवादक थे। हिंदी साहित्य के नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अग्रदूतों में से एक होने का श्रेय इन्हें की जाता है। परिंदे की प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बनावट पर हिमालय की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती है। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। उन्होंने प्रचलित कला में जो संशोधन किया है, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया। हिंदी के महान साहित्यकारों में से निर्मल वर्मा जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृति के अंतर्द्वंद पर विचार किया है। प्रेमचंद और उनके समकक्ष साहित्यकारों जैसे भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ लेगुन आदि के बाद साहित्यिक परिदृश्य एकदम से बदल गया है। विशेषकर 60-70 के दशक के दौरान उनके बाद बहुत कम लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाता है। उनके योगदान में मुख्य रूप से हिंदी का सरलीकरण है, वाद विवादों का उदय, उपभोक्तावाद का वर्चस्व आदि रहा है। उनके जैसे साहित्यकार से उनके समकालीन और बाद के साहित्यकार बहुत कुछ सीख सकते थे और अपने योगदान में अभिवृद्धि कर सकते थे, उतना भी नहीं कर पाए। उन्हें जितना मान दिया गया उतना ही उनको अनदेखा भी किया गया। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य इतिहास में नई कहानी आंदोलन के पहले प्रमुख कहानीकार के रूप में स्थापित है। उनकी कहानियों में ही नहीं बल्कि उनके नाटकों में भी स्त्री पुरुष का संबंध, अकेलापन, मानवीय अनुभूतियां, अवसाद और पीड़ा का चित्रण मिलता है। उनके बहुचर्चित नाटक 3 एकांश में भी स्त्री पुरुष के संबंध, अकेलापन, मानवीय अनुभूतियां, अवसादों की पीड़ा का चित्रण तथा स्त्री पुरुष का अंतर्बंध देखने को मिलता है। उनका यह नाटक 3 कहानियों का नाट्य रूपांतरण है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडियो थिएटर में 1975 में देवेंद्र राज अंकुर निर्मल वर्मा की 3 कहानियां धूप का एक टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर और विकेट की प्रस्तुत की। निर्मल वर्मा की कहानियां पहली बार इस रूप में मंच पर उतरी और स्वयं देवेंद्र राज अंकुर एक नया प्रयोग कर रहे थे जो अनंतर कहानी का रंगमंच नाम से जाना गया। इन तीनों कहानियों में मंच प्रस्तुति का स्वरूप 3 एकांत नाम से 1976 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। नाट्य मंचन के लिए किसी कहानी की विषय वस्तु का निर्णयात्मक महत्व ही नहीं बल्कि वह तंतुजात महत्वपूर्ण होता है जिसमें कहानी के नाटक के तत्व को भुना जाता है। कहानी के फिल्मीकरण और नाटकीकरण के बीच में मूलभूत अंतर है। किसी भी कहानी का फिल्मीकरण महज उसकी विषय वस्तु के आधार पर हो सकता है क्योंकि फिल्म निर्देशन के लिए कच्चे माल से अधिक महत्व कुछ नहीं रखता और नाट्य मंचन में कहानी का टेक्स्ट उतना ही महत्वपूर्ण जितना स्वयं नाट्य कृति का टेक्स्ट होता है। इसमें दृश्य और शब्द दोनों महत्वपूर्ण है। एक दूसरे पर आश्रित मंच की रोशनी में दोनों ही एक दूसरे को उजागर करते हैं। यह सब सिर्फ सहयोग नहीं था कि जिन कहानियों को मंचन के लिए चुना गया था वह कमोबेश स्मृति में आकार ग्रहण कर रही थी। तीनों पात्र किसी न किसी ढंग से अपने अतीत को वर्तमान में जीते घूमते हैं, उनके साथ सुलह करना चाहते हैं। स्मृति की यह विशेषता है कि उसमें शब्द अंत तक पहुंचने का रास्ता पर नहीं है, घटना का अंत जाने। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आप शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण मेरे कमरे में जब लड़की दुश्वार हो जाती है तो अक्सर वो बाहर चले आते हैं सड़कों पर अपनी बात में। वहाँ आपको कोई तसल्ली ना भी दे वही आपको एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता। ना इससे तकलीफ का कुछ कम नहीं होता लेकिन आप उसे के सामान की तरह एक घंटे से उठाकर लेकिन क्या ये कम राहत है? मैं तो ऐसे ही करती सुबह से अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। नहीं आप गलत न समझिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं धूप की खातिर यहाँ आई हूँ। आपने देखा होगा सारे पार्क में सिर्फ यही बेंच जैसी है जो पेड़ के नीचे नहीं है और इस पर पत्ता भी नहीं झड़ता। फिर इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ से सीधे गिरजे की तरफ देख सकती हूँ। शायद ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि पहले दिन आप यहाँ आए और सामने ही घोड़ा गाड़ी आप देखते रहिए। कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाए जिनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ना वर्ग को जानते हैं ना पत्नी, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन कुछ चीजों को देखने की उत्सुकता जीवन नहीं। अब देखिए ना ये जो सामने पैराबोलेटर है जिसके आगे आप बैठे हैं, पहली इच्छा ये हुई कि झांक कर भीतर देखो जिससे आपका बच्चा और उनके बच्चों से अलग होता नहीं। इस उम्र में सारे बच्चे एक से होते हैं, मुंह में चुस्ती दवाएं लेते रहते हैं। फिर जब मैं किसी पैराबोलेटर के सामने से गुजरती हूँ झांक कर देखने की इच्छा होती है। मुझे सोचकर काफी हैरानी होती है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी होती हैं उनसे उठने के बजाय आदमी सबसे ज्यादा उन्हीं को देखना चाहता है। जैसे प्रेम में लेते बच्चे या नवविवाहित जोड़े की घोड़ागाड़ी या घोड़े की अर्थी। आपने देखा होगा ऐसी चीजों के लिए हमेशा भीड़ जमा हो जाती है, अपना बस हो या ना हो वहाँ उस वक्त के पास। मुझे कभी कभी सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीजें हमें अपनी जिंदगी को पकड़ने में मदद देती है वो चीजें हमारी पकड़ के बाहर है। हम ना उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं?
नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक यह फैसला कर लेते हैं कि आप अलग में रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे? जिंदगी भर। मतलब मेरा मतलब है, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरका कर किसी दूसरे को वहाँ आने देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था। और मैं आपसे ऐसे बात भी कर रही हूँ मानो आपको बरसों से जानती हूँ। लीजिए, आप 2-4 सिपाही भी किसी के सामने खड़े हो। अगर किसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग इधर खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से देखती हूँ। कभी कभी तो ये भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे वही लोग आज भी हैं। वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए लोग, वही सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ भी नहीं बदला। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था। लेकिन ये बहुत मदद पहले की बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी अंदर की तरफ जा सके, और इसीलिए सीधे गिरजे के पास हम नहीं उतर पाए। हमें बाहर ही उतर जाना पड़ा था, और गली की पिछवाड़े पर उतरकर मैं अपने पिता के साथ यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पाँव ना फिसल पड़े। पता नहीं मैं लोग कहाँ होंगी जो सोच मुझे भीड़ में देख रहे थे। अब तक सोचते वो लोग कहाँ होंगे? क्या वो मुझे पहचान पाएंगे कि 15 बरस पहले जो सादे पोशाक में लड़की आई थी वह इस बेंच पर बैठी? आदमियों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो घोड़ा मुझे जरूर पहचानेगा। ये मेरी दोस्त है आशा, जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। शायद किसी दिन नाराजगी खत्म हो और किसी दिन हम पार्क की बेंच पर फिर शायद मिले। हमने पार्क की बेंचों में समय गुजारा है ना? हमने काफ़ी अड्डा किया है, फिर अड्डा करेंगे। लेडीज फेसबुक की तरफ से शुक्रिया। नहीं, मैं शुक्रिया कहूँगी 2-3 वजहों से। बच्चों को सुनना देखना बहुत अच्छा लगा, अपनी इन तीनों सहेलियों को नए रूप में देखना बहुत अच्छा लगा। ये तो पुरानी सहेली है। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पल को लगा कि हम एक नाटक का नाम शायद बोल रहे हैं, अजहर भाई वर्दी में हैं, वो अपने बलकान की अर्थ डायलॉग बोल रहे हैं और मैं वहाँ पहुँच गई, तो आपका शुक्रिया। और इसलिए आना आज मेरे साथ।